इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जिसमें हम यह है भाग 10, जिसमें हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति के बारे में कि रूस में कैसे कौन कौन से क्रांति हुए, हम ऊपर भी पढ़े हैं क्रांति के बारे में। अब सोवियत संघ जो था, जिसमें सारे देश मिले हुए थे, इनका व्यापार का प्रभाव कैसा था, इनका व्यापार कैसा था, इसके बारे में पढ़ना है। बोल्शेविकों ने जिस जगह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, एक तरफ मतलब जिस तरह उन्होंने शासन पर कब्जा किया और उन्होंने शासन को चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। और उससे समाजवादी पार्टी जितने भी थे वहाँ पे, वो उनसे कोई भी सहमति उतना नहीं रखते थे जितना रखना चाहिए। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना संभावना ने, देखो मेहनत कशों जो मेहनत करते थे, लेबर मजदूर यही सब जो दलित गरीब थे, तो राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी, एक बहुत सारा नया जुनून जगा दिया उनके अंदर। बहुत सारे देशों में कम्युनिटीज पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिटीज पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। किसकी? इंग्लैंड में कम्युनिटीज पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते पर अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब उनको मार्गदर्शन दिया और उनको प्रेरणा दी कि आप हमारे मार्गदर्शन, हमारे विचारों पर आप चलो। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस फॉर द पीपल फॉर द ईस्ट नाम की एक 1920 में स्थापना हुई और बोल्शेविकों द्वारा बनाया गया कॉमिंटर्न, उनके द्वारा कॉमिंटर्न बनाया गया था, जिसको बोलते थे बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंगम, मतलब एक तरह से महागठबंधन। तो कॉमिंटर्न में हिस्सा लिया था, वो लोग वहां पर हिस्सा लिए थे, महासंघ जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हुआ था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स फॉर द ईस्ट में शिक्षा दी गई, मतलब एक यूनिवर्सिटी के नाम से हो गया, कम्युनिटीज यूनिवर्सिटी फॉर द वर्कर्स फॉर द ईस्ट में शिक्षा उनको दी गई, मतलब उनको पढ़ाया लिखाया गया उसमें। देखो यहाँ पे एक बूढ़े अंकल जी लिख रहे हैं, वो उस समय कलम होता नहीं था ना, उस समय दवात से लिखते थे, स्याही से। आज तो हमारे पास कलम है, जिधर मन करे उधर भागो, ऊपर मन करे ऊपर लिखो, नीचे मन करे नीचे लिखो, जहाँ मन करे वहाँ लिखो। लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं, जिस तरह पेंट करते थे उसी तरह बरस से डुबा डुबा के लिखो। अन्यथा एक फोफर आता था, और कुछ का तो था, याद नहीं है मेरे को, उसमें इंक डाल दिया जाता था और उससे नीचे से लिखाई चालू होगा, फिर इंक खत्म हो जाएगा, फिर इंक डाल लो, नील डाल लो, घोर घार कर, कुछ तो डाल के चलाना ही था, लिखना ही था। आगे देखते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूस क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, मतलब रूसी क्रांति के अनुरूप उनका विचारधारा नहीं था, और शासन शैली भी, शासन प्रशासन भी नहीं था उनका। क्योंकि धीरे धीरे सबको समझ में आता है ना कि हमारा राजा कैसा है, घर का मुखिया कैसे, धीरे धीरे सबको समझ में आता है। चार दोस्तों में कौन सा दोस्त कितना बेवकूफ़ है सबको पता होता है। लेकिन फिर भी भाई ये बोलने की बात है, समझने वाली है।
विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये भी मान लेते थे कि सोवियत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सोवियत में उस समय करीबन 10 से 15 देश था। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। जो देश का नामो निशान नहीं था वह देश महाशक्ति के रूप में जाना जाता था। अमेरिकन संघ और सोवियत संघ दो ही संघ होते थे वहाँ पे, मतलब उस समय महादेश में जो सबसे शक्तिशाली होते थे। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, मतलब उनका उद्योग और खेती दोनों विकसित हो चुका था। गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं मिली थी। और वहाँ के नागरिक जो थे उनको जरूरी वाले जो आज़ादी मिलनी चाहिए, खाने पीने, रहने, घूमने, नहाने, कूदने, फानने, उसकी उतनी नहीं मिला था। कमाने धमाने का, बच्चे का पढ़ाने का, तो उतना आज़ादी उनको नहीं मिला था। और आप बाबू 9th क्लास में हो, बच्चे का प्लानिंग कर रहे होगे। मुझे पता है बाबू सोना अभी ही होता है। बाबू सोना 9th क्लास से 8th क्लास से चालू होता है। तो बाबू सोना से बाहर निकलो, नहीं तो बाबू सोना तुम्हारा बिगड़ जाएगा। क्योंकि तुम किसी के बाबू सोना हो तो तुम खुद खत्म हो जाओगे, तो बाबू सोना पैदा नहीं कर पाओगे। और विकास परियोजना को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था, मतलब बहुत कठोरता से उसको जबरदस्ती लागू कर दिया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सामना करते थे, समाजवाद को फिर भी आदर्श मानते थे। कहाँ के? रूस के लोग। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया, मतलब हर जगह पे, हर देशों में अलग अलग प्रकार के उसके बारे में सोचा समझा गया, उसका व्यापार हुआ और उसके बारे में लोगों की मनोस्थिति भी वैसा ही थी जैसा मतलब हर जगह पे होता है, अलग अलग। अब देखो बॉक्स 5, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिटीज महाविश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिटीज पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिटीज पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती हैं। हिंदी में आर एस अवस्थी ने वो हिंदी में लिखे थे। अवस्थी ने 1920 से 21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताब लिखी है। कौन? आर एस अवस्थी ने इतने सारे किताब लिखे। उनके अलावा एस डी विद्यालंकार ने द रिवोल्ट फॉर रसिया तथा द सोवियत स्टेट फॉर रिसिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया है। हर क्षेत्र में अलग अलग लिखा गया है उसको। अब देखो स्रोत 6, सोवियत संघ में एक भारतीय। 1920 क्या बोलते हैं? अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बिताते देखे हैं, मतलब एकजुट रहकर मिलते मिलाते देखा है। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ
सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में जा रहे हैं, जो एक दूसरे से सम्मान भाव रखेगी। हमें स्वतंत्रता सही मायने में सरकार साकार होती है। देखो, ऐसा ही होता है तो आज़ादी सही मायने में साकार होती दिख रही है। प्रतिक्रांतिकारियों और समाजवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया था। आप वहाँ मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। मतलब सब के सब वहाँ पर स्पीकर ही थे, सब एक से एक वक्ता, मतलब बोलने वाले स्टेज पे एक से एक चर्चा करने वाले थे। अब देखो, रूस से रविंद्रनाथ टैगोर 1930 में क्या लिखते हैं। मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। मतलब जो भाग भूग कर रहा है स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है, जितना भी जगह है मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं दे रही है। जो लोग सदियों से नेफ्त में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन के करामात है। मतलब एक तरह से ये लगता था कि ये कोई जिन आया, जादू वगैरह दिखा कर चला गया है, जिन का करामात है। यहाँ महज 1 दशक पहले ये भी हमारे लोग जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे, अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में, मतलब 10 सालों में अज्ञानता और बेहारूपन, मतलब एक तरह से अज्ञानता, जिसके पास अज्ञान नहीं होता है, और दूसरा था बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है। मतलब बेसहारेपन, किसी को सहारा नहीं होता है ना, उसको बेसहारा बोलते हैं। तो उसके पहाड़ को, अज्ञानता के पहाड़ को, बेसहारापन के पहाड़ को उतार कर इन लोगों ने फेंक दिया है। प्रतिक्रांतिकारी, क्रांति विरोधी, जो क्रांति का विरोध करता है उसको प्रतिक्रांति विरोधी बोलते हैं। अब देख लो क्रियाकलाप, ये चलो बता ही देता हूँ। कल्पना कीजिए कि एक मजदूर के तौर पर आपने 1905 की हड़ताल में हिस्सा लिया है और उसके लिए अदालत में आप पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मुकदमे के दौरान अपने बचाव में आप क्या कहेंगे, अपना वक्तव्य तैयार कीजिए और कक्षा में वही भाषण दीजिए कि आप क्या क्या बोलेंगे। 2 नंबर, निम्नलिखित अखबारों के लिए 24 अक्टूबर 1917 के विद्रोह के बारे में शीर्षक सहित एक छोटी सी खबर तैयार कीजिए। फ्रांस के एक रूढ़िवादी अखबार के लिए, ब्रिटेन के एक रेडिकल अखबार के लिए, रूस के एक बोल्शेविक अखबार के लिए। तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, 3 गो देश के बारे में बात कर लिया इसमें हमने। 3 नंबर, मान लीजिए कि सामूहिकरण हो चुका है और आप रूस के एक मझोले गेहूं उत्पादक किसान हैं। रूस में एक छोटे मोटे किसान हैं। आप सामूहिकरण के बारे में अपनी उपस्थितियां व्यक्त करते हुए
स्टालिन को एक पत्र लिखना चाहते हैं, अपनी जीवन परिस्थितियों के बारे में आप क्या लिखेंगे? आपकी राय में ऐसे किसान का पत्र पाकर स्टालिन की क्या प्रतिक्रिया होती है? ये यहाँ पर क्रियाकलाप पूरा करना है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। 1 नंबर देखो, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसा था? ये बताना है, जो आपको पार्ट नंबर 1 या 2 में मिलेगा। 2 नंबर, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थे, अलग अलग थे? 3 नंबर, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, मतलब राजा का शासन क्यों खत्म हो गया? क्रांति जो हुआ था उसके वजह से। 4 नंबर, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरे सूची में अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। फरवरी क्रांति हुआ था, इसीलिए राजा का शासन खत्म हो गया। फरवरी क्रांति में ही महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो 8 मार्च को मनाते हैं हम लोग। 5 नंबर, बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? 6 नंबर, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। कुलक, ड्यूमा, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उदारवादी, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। अब यहाँ पर ये पूरा पाठ खत्म होता है। पाठ 2 यहाँ पर खत्म। अगला पाठ है अपना 3 में हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। इसका टॉपिक है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि जनता को किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह उसको भड़काया जा सकता है, उसको पागल कैसे बनाया जा सकता है, उसको दीवाना कैसे बनाया जा सकता है, उसे कुछ भी करने पर मजबूर कैसे किया जाता है और कब से उनको प्रशिक्षण चालू हो जाता है। सब सीखने को मिलेगा नात्से वाले में, मतलब अगले अध्याय में, अध्याय 3 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो पूरे पार्ट में, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसका कमेंट करके मैसेज में बता सकते हो कि यार इस वीडियो में दिक्कत है, और उसको आपको फिर से कॉल पे आपको पर्सनली समझा दिया जाएगा। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।